नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का ना जो हिंदी भाषा का क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग ना CGTET एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, चाहे वो किसी भी विषय का हो ना, तो सारे विषय के ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले हम लोग उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस किस प्रकार से ना जो क्वेश्चन जो पूछने का लेवल होता है वो, और उसके अनुसार ना मैं आप लोगों का जो क्लास है ना फिर से टॉपिक वाइज ना क्लास को स्टार्ट करूंगा। और जितने भी टॉपिक है ना सारे टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, थ्योरी प्लस MCQ दोनों माध्यम से। ठीक है, तो इस 3 से 4 महीने में ना आप लोगों का ना मैं जितने भी टॉपिक है ना सारे सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद ना आप लोगों का ना जो मैराथन टेस्ट वगैरह भी होगा ना उसको भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी होगा कि आप लोगों का ना जो CGTET एग्जाम 2026 में होने वाला है ना फरवरी में ना, तो उससे पहले आप सभी लोगों का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और आज का जो क्लास का ना जो वर्ग रहेगा वो वर्ग 3 के लिए है, मतलब जो लोग ना पहली से 5वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं ना उसके एग्जाम देने के लिए ना, तो उसके लिए रहने वाला है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोग वर्ग 2 से भी होंगे ना तो आप लोगों को भी इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी आपके भी विषय में रहने वाला है, तो जितना ज़्यादा अभी की डेट में प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो मेच्योरिटी लेवल है, आपका आंसर लेने का जो लेवल रहेगा ना वो बेहतर होते जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 31 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आज का ये जो क्लास होगा ना उसके बाद ना इसका जो पूरा PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। उसके अलावा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन करके उसका जो PDF है पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ऑप्शन ए अपगा, ऑप्शन बी अचल, ऑप्शन सी द्रुम या ऑप्शन डी वारिद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अचल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची है, तो ये जो पर्वत है ना और पर्वत शब्द का जो पर्यायवाची है ना वो अचल हो जाएगा। अचल का मतलब भी क्या होता है? पर्वत ही होता है, उसका पर्यायवाची अधिक दूसरा नाम है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अपगा क्या होता है ये आप लोगों को बताओ ना। तो अपगा जो है ना वो नदी का पर्यायवाची किसका? तो नदी का पर्यायवाची अपगा है, ये आप लोगों को याद रखना है और अपने शॉर्ट नोट्स में भी इसको नोट करके रखना है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 द्रुम क्या होता है ये जान लो। द्रुम जो है ना वो पेड़ का पर्यायवाची है। किसका? तो पेड़ का जो पर्यायवाची शब्द है वो द्रुम है, इसे भी आप लोगों को नोट करना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी वारिद, वारिद क्या होता है ये बताओ ना। तो वारिद जो है ना वो बादल का पर्यायवाची है। किसका? बादल, अर्थात जो आसमान है ना उसका पर्यायवाची जो है वो वारिद कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है वो अचल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अम्बु, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी मेघपुष्प या ऑप्शन डी नीर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पानी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर बी सर जो है ना वो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सर है ना उसका जो मतलब होता है, आपका जो सिर होता है ना, मस्तिष्क होता है ना, वो इसका मतलब होता है। ठीक है, ये जो सर लिखा है उसका है ना। और उसके अलावा जो पानी का पर्यायवाची शब्द होगा वो अम्बु पानी का पर्यायवाची शब्द है। उसके अलावा मेघपुष्प जो है वो भी पानी का पर्यायवाची शब्द है और नीर जो है ना वो भी पानी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन केवल ऑप्शन नंबर बी सर जो है ना वो पानी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्य में से एक सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए। मतलब आप लोगों को बताना है कि ये 4 प्रकार के आप लोगों को वाक्य दिया है, इसमें से केवल एक सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ऑप्शन बी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, ऑप्शन सी आपकी आशीर्वाद आवश्यक है या ऑप्शन डी आपका आशीर्वाद आवश्यक की है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका आशीर्वाद आवश्यक है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए वाक्य में से एक सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो केवल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आपका आशीर्वाद आवश्यक है। हम लोग ये शब्द कहते हैं ना कि आपका जो आशीर्वाद है वो आवश्यक है मेरे लिए, हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं ना। उसके अलावा ऑप्शन बी को देखो, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये गलत शब्द हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, आपकी आशीर्वाद आवश्यक है, तो आपकी कैसे होगा? जी हाँ, ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, आपका आशीर्वाद आवश्यक की है, तो ऐसा तो हम लोग कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, है ना। केवल जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला ना निर्देश दिया है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही विश्लेषण पहचानिए। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। तो आप लोगों को ना एक जो चार्ट पेपर टाइप सा दिया ना उसको पढ़ना है और इन चारों ऑप्शन से ना आपको बताना है कि कौन इसका आंसर होगा। ऐसे अलग अलग 4 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा आपको इसके बारे में बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ये जो बी वाला जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो इसमें ना विभिन्न प्रकार के अलग अलग बिंदु का ना विश्लेषण दिया है और पहचानने को बोला है कि भारतीय टीम ने टॉस जीता और जीत करके ना बल्लेबाजी का प्रारंभ किया। तो आप लोगों को ना ये जो ऊपर में अलग अलग टाइप से आप लोगों का जो टॉपिक दिया था उसको देख कर पहचानना था। सबसे पहला विश्लेषण बिंदु दिया है, उद्देश्य का विस्तार दिया है, कर्ता क्रिया कर्म विस्तार पूरक और योजक दिया है। तो आप लोगों को इसे देख देख करके बताना था कि क्या इसका करेक्ट होता। तो विश्लेषण बिंदु के लिए क्या आएगा? विश्लेषण आ जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? भारतीय टीम जो है वो जीत करके बल्लेबाजी का फैसला किया, तो भारतीय टीम दूसरा आ जाएगा। उसके अलावा कर्ता कौन है? तो कर्ता जीत है, जीता कौन है? तो भारतीय टीम जीता है, तो जीता जो है ना वो कर्ता हो जाएगा। क्रिया क्या हो जाएगा? टीम ने प्रारंभ की, तो कौन सी टीम ने प्रारंभ किया? तो भारतीय टीम ने प्रारंभ की, तो टीम का क्या होगा? क्रिया हो जाएगा। उसके अलावा कर्म कौन सा हो रहा है? तो बल्लेबाजी का कर्म हो रहा है कि नहीं। और उसके अलावा देखो विस्तार क्या हो? तो विस्तार टॉस हुआ था, टॉस के साथ ही ना विस्तार हुआ था, है ना। उसके अलावा पूरक में कुछ नहीं आएगा और देखो योजक के अंतर्गत और आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का केवल तरीका ये था कि कर्ता क्रिया कर्म को ना आप लोगों को पहचानना था। ठीक है, तो ऐसे पहचानते तो ईजी हो जाता आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झांकने लगते हैं। इस वाक्य में बगले झांकना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, ऑप्शन बी उत्तरदायित्व लेना, ऑप्शन सी थोथी धमकी देना या ऑप्शन डी निरुत्तर हो जाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी निरुत्तर हो जाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बंगले झांकने लगते हैं। तो ये जो बगले झांकने लगते हैं इसका जो अर्थ होगा ना वो हो जाएगा निरुत्तर हो जाना। निरुत्तर हो जाने का मतलब किसी भी प्रकार की ना जो उत्तर है वो याद ना रहना होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ लेना तो ऐसे प्रश्न पूछा है ना जिसका उत्तर आपको याद ही नहीं होना हो रहता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? निरुत्तर हो जाना कहलाएगा। ठीक है, और बंगले झांकने का जो मतलब है ना बगले झांकना है। ठीक है, तो बगले झांकना का जो मतलब है ना वो निरुत्तर हो जाना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य है। मतलब आप लोगों को ये जो 4 तथ्य दिए ना उसमें से आप लोगों को बताना है कि कोरी स्लेट बच्चे होते हैं या नहीं। ये जो सेंटेंस है वो सही होगा या नहीं आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। ऑप्शन बी बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं। ऑप्शन सी यह कथन सभी बच्चों पर लागू नहीं होती। या ऑप्शन डी शैक्षिक जगत में कोई भी सामान्यता परिभाषा इस संबंध में नहीं है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य है। तो ये जो कथन जो दिया गया है ना, ये 2 लाइनों का ना, तो ये कथन पूरी तरह से गलत है। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं ना कि एक जो बच्चा जब प्रारंभ में स्कूल आता है ना, एडमिशन लेने के बाद ना, तो वो कोरी स्लेट बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से बहुत कुछ सीख कर आता है कि वातावरण क्या होता है, ABCD के बारे में जानता है, अपने आसपास के जो परिवेश है उसके बारे में जानता है, और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक दायित्व जो होते हैं ना, मतलब सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में बच्चा जो छोटा सा है वो जानता है। तो कोरी स्लेट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और आप ना स्कूल आने से पहले ना उसका घर का जो परिवार होते हैं वो ABCD, अनाराम, 1 2 3 कई सारी जो चीज़ें हैं वो भी सिखा करके बच्चे को भेज देते हैं, ठीक है। तो कोरी स्लेट तो बिल्कुल भी नहीं होता है जो बच्चे होते हैं वो, ठीक है, बिल्कुल भी। जिस पर बोला है कि सूचनाओं और ज्ञान भरना होता है स्कूल का दायित्व, केवल ये बताओ, आप लोग स्कूल में सूचनाओं को भर दिया जाएगा क्या? बच्चे क्या एक मेमोरी कार्ड है क्या जो सूचनाओं और विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है उसको स्टोर कर दिया जाएगा? उसमें नहीं होता है। तो कोरी कागज आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है। यह एक ना मान्यता है, ये एक बार सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोरी स्लेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये आप लोगों को याद रखना, और ऐसे ऑप्शन का आंसर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। गरिमा कक्षा दूसरी में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा में प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण रहा। ऑप्शन ए अभ्यास का अभाव, ऑप्शन बी ज्ञान का अभाव, ऑप्शन सी भाषा का व्याकरण का अभाव, या ऑप्शन डी उचित निर्देशों का अभाव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ज्ञान का अभाव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 37 को ना मैं आपको ना अपने ना शब्दों से समझा देता हूँ सरल तरीके से। एक जो गरिमा है ना वो कक्षा दूसरी की बच्ची है, और उसके अलावा ना ये जो महिमा है ना वहाँ की एक शिक्षिका है। और जो गरिमा जो है ना वो किसी भी शब्द को जब पढ़ती थी ना हिंदी के ना, तो वो बार बार अशुद्ध शब्द को ना पढ़ता था, मतलब अशुद्ध शब्द उच्चारण करता था शुद्ध शब्द को पढ़ करके। तो उसका जो टीचर महिमा है ना, तो उन्होंने उसको प्यार से समझाता था कि बेटा ये जो शब्द आप पढ़ रहे हो ना वो थोड़ा सा गलत पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा सा इस प्रकार से पढ़ो बोल करके ना उसको प्यार से हमेशा समझाता था गरिमा को, ठीक है, जो महिमा उसकी शिक्षक है वो। और ये जो धीरे धीरे उच्चारण है बाद में वो सीख गई उच्चारण करना, और शुद्ध शब्द को पढ़ना भी सीख गई अच्छे से। तो ये जो गरिमा नामक एक दूसरी कक्षा की बच्ची थी ना, तो उसको ना कौन सी ये जो दोस्त था ये बोला है, तो उसको जो दोस्त था ना वो ज्ञान का अभाव था जी, मतलब किस शब्द को कैसे पढ़ना है ना इसका अभाव था, कि इसमें आ की मात्रा लगा है कि नहीं, फिर ए की मात्रा लगा है कि ओ की मात्रा लगा है ना। तो ये जो ज्ञान है ना उसका केवल अभाव था, और जब उसकी शिक्षिका उसको बताया ना तो धीरे से वो क्या किया, सीख गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभ्यास का अभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। एक ये जो गरिमा जो कक्षा दूसरी में पढ़ती है इसको अभ्यास का अभाव कैसे होगा? जी हाँ, कक्षा दूसरी में पढ़ने वाले को अभ्यास कराया जाएगा क्या? बार बार नहीं कराया जाता, केवल उसको ज्ञान दिया जाता है कि बेटा इसको ऐसे पढ़ते हैं बोल करके। उसके अलावा भाषा व्याकरण का अभाव, तो कक्षा दूसरी में कोई व्याकरण थोड़ी ना पढ़ाएंगे जी, भाषा का नहीं पढ़ाते हैं, उसको केवल बेसिक पढ़ाया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है बेटा इसको ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, सिर्फ ऐसे। इसके अलावा उसको उचित दिशा निर्देश, तो उचित दिशा निर्देश कैसे देगा जी? कक्षा दूसरी के बच्चा आपके निर्देशों का पालन करेगा क्या? आपको लगता है ऐसा कभी करेगा? वो नहीं करेगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी लड़कपन, या ऑप्शन डी हिमालय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बनावट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो ये जो बनावट का जो शब्द है ना वो सदैव स्त्रीलिंग में उपयोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग है, उसके अलावा हिमालय जो है वो भी पुल्लिंग है, और लड़कपन जो है ना वो भी पुल्लिंग है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? ऑप्शन ए, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। ऑप्शन बी, आप जैसे अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा। ऑप्शन सी, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ऑप्शन डी, यह बात एक गोपनीय रहस्य है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है बोला है ना, तो विशेषण संबंधी जो अशुद्धि नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट हो जाएगा। वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए, मानव मस्तिष्क की अधिक विकसित होना। ऑप्शन बी, मानव का सामाजिक संबंध होना। ऑप्शन सी, जानवरों का प्रशिक्षित ना होना। या ऑप्शन डी, मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है। तो एक जो मनुष्य और जो जानवर है ना उसके भाषा में अंतर होने का कारण केवल ऑप्शन नंबर ए, मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना ना, यही कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसके बाद ना अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 42, 43, 44 उत्तर दीजिए। सही विकल्प चुनिए। मतलब ना आप लोगों को ना ये जो गद्यांश दिया उसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे में जो प्रश्न दिया ना उसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग चलिए ना ये जो गद्यांश दिया है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियाँ है वह मर्ज की तरह हम में चिपटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उलट, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह से संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। उसी तरह हम भी फिक्र में रहते हैं कि कमजोरियों को दूर कर अधिक अच्छे मनुष्य बने, इसलिए हम साधु संतों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रहती है। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसके ना मिलने और दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है। कलाकार हमें सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न कराती है और प्रेम की उष्णता उसका एक वाक्य हमारे अंदर जा बैठता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशन हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद और उसकी आत्म स्वयं इसके ज्योति से प्रकाशित ना हो वह हमें प्रकाश क्यों दे सकते हैं। तो आप लोगों को केवल ना थ्योरी में इतना ही पढ़ना था और इसमें ना आप लोगों को समझना है। ठीक है, अगर समझ ना आया हो ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोबारा इसे रिपीट कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा बैक में जा करके दोबारा सुन लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 42 को आप लोग ध्यान से पढ़ो। उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को खाली स्थान बताया है। ऑप्शन ए, प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियां। ऑप्शन बी, शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन सी, जीवन में प्रेम का महत्व। या ऑप्शन डी, प्रत्येक मनुष्य की अच्छाइयाँ। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जीवन में प्रेम का महत्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या बतलाया है। तो उपरोक्त गद्यांश जो हम लोग पढ़े ना उसमें ना जीवन में प्रेम के महत्व के बारे में बताया। मैंने आप लोगों को गद्यांश पढ़ करके बताया था ना, और जो पढ़ा था उसमें बताया था ना कि जीवन में प्रेम का महत्व कितना ज़्यादा है, इसके बारे में जो एक लेखक है ना वो बताना चाहता है। और ठीक जो प्रेम है ना उसी प्रकार से ना हमें खुशियाँ देता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके
के समान, और ठीक उसी प्रकार से अगर जीवन में अगर कि दुख वगैरह आता है ना, तो जिस प्रकार से एक मनुष्य जो है वो रोग से ग्रस्त होता है और उससे दूर होने की कोशिश करता है, सेम उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के जो जीवन में दुख आता है ना, तो उससे दूर होने की जो कोशिश है वो करता है, और वैसे ही वो फील करता है। आप लोगों को गद्यांश में बताया था ना, पढ़ रहा था तभी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीवन में प्रेम का महत्व के बारे में जो लेखक है उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को अब ध्यान से पढ़िए। लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए दूध और अंडा, ऑप्शन बी आध्यात्मिक भोजन, ऑप्शन सी संतुलित भोजन, या ऑप्शन डी हरी सब्जी और फल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक भोजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लेखक के अनुसार किस भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है, तो आध्यात्मिक भोजन ही करेक्ट ना हो जाएगा। जी हाँ, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना कि आध्यात्मिक भोजन के ना मिलने से या आध्यात्मिक भोजन के दूषित होने से क्या होता है, तो दूषित होने से कमजोरियाँ जो है वो आता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना थ्योरी में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक भोजन के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए उमंग और आनंद, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम का उष्णता, या ऑप्शन डी अभिनय की कला। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लेखक के अनुसार हम कलाकार से क्या प्राप्त करते हैं, तो एक जो कलाकार होता है ना, तो उससे क्या प्राप्त करते हैं हम, तो सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता प्राप्त करते हैं, ये जो गद्यांश है उसके अनुसार। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से ऑप्शन ए बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, ऑप्शन बी बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है, ऑप्शन सी भाषा सीखने में बच्चे को समस्या होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से, मान के चलो अगर स्कूल की भाषा इंग्लिश है और घर की भाषा मान के चलो अगर हिंदी है ना, तो अगर घर की भाषा हिंदी है, स्कूल की भाषा इंग्लिश है, तो दोनों में क्या समस्या आएगा? जी हाँ, एक जो बच्चा है उसको कोई भाषा सीखने में भी समस्या आएगा ना, मतलब इंग्लिश सीखने में शुरुआती में समस्या आएगा ना उसको, क्योंकि स्कूल की भाषा इंग्लिश है और मैं जानता हिंदी हूँ, तो इसमें समस्या ही ना आएगा। जी हाँ, भाषा सीखने में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, ऑप्शन बी अच्छा लगने वाली महक को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, या ऑप्शन डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है? बहुभाषिता बोला है जी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज को कौन सा जो शब्द है ना, मतलब कौन सा जो लाइन है वो जोड़ता है बोला है, तो बहुभाषिता को ऑप्शन नंबर डी ही ना जोड़ता है। जी हाँ, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। मान करके चलो एक ही स्कूल में अगर एक कक्षा में ना कोई हिंदी बोलता होगा, कोई छत्तीसगढ़ी बोलता होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई और अन्य लैंग्वेज जो है वो बोलता होगा, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं बच्चों से बोलूं कि बच्चों मुझे बताओ कि माँ को ना अपने अपने लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं, आप सभी लोग बता बोल करके। तो हिंदी वाला जो है वो अपने भाषा में माँ बोलेगा, इंग्लिश वाला मम्मी बोलेगा, छत्तीसगढ़ी वाला अम्मा बोलेगा, और कोई लैंग्वेज है उस प्रकार से वो और कुछ बोलेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, बहुभाषिता मतलब बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज का विकास होगा ना, मतलब सीखने को मिलेगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सही सही उच्चारण करना, ऑप्शन बी पढ़ने के नियम को जानना, ऑप्शन सी पढ़ते समय हिज्जे कर सही शब्द बनाना, या ऑप्शन डी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। प्राथमिक स्तर कहने का मतलब कक्षा पहली से लेकर कि 5वीं तक की जो क्लास है ना उसमें ना जो पढ़ने का अभिप्राय है, पढ़ने का जो मतलब है वो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ उसका जो अर्थ है मैं एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को समझाऊँ और समझा करके जो बच्चे हैं ना उसका वो अर्थ ग्रहण कर पाए। तो प्राथमिक स्तर में ये जो अभिप्राय है, ये जो मकसद है वो ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? ऑप्शन ए बच्चा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बात की होगी। ऑप्शन बी राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। ऑप्शन सी प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का क्या नाम है। या ऑप्शन डी हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बात की होगी, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो बच्चों की ना जो भाषाई क्षमता है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो सहायक है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बात की होगी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। निर्देश दिया है उसे आप लोगों को पढ़ना है। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। मतलब आप लोगों को ये चुनना है कि ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इन चारों में से ना कौन सा सही ये विकल्प है ना उसे आप लोगों को चुनना है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा ध्यान से पढ़िए और बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो चक्की लिखा है ना उसका अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो ये अलग अलग जो शब्द है ना वो बनता है। मतलब जो अलग अलग वर्ण है ना उसमें ना डिवाइड होता है। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले आप लोग निर्देश को देखो। नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। मतलब इन चारों में से आप लोगों को सही विकल्प चुनना था। ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये जो चक्की शब्द है ना तो चक्की का अगर संधि विच्छेद करेंगे ना तो देखो सबसे पहला चा, तो चा में क्या है, ये जो हलंत लगा है ना इसका मतलब ये आधा चा है। और चा के साथ क्या लगा है, ये जो स्वर वर्ण है ना आ वो लगा है। उसके बाद क को देखो इसमें भी आधा का है और उसके अलावा ये भी आधा का है। आधा का डबल का इसमें देखो ना, जी हाँ आधा का ये का निकल जाएगा और की के साथ ये ई की जो बड़ी मात्रा, ये जो बड़ी मात्रा लगा है वो अलग निकल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अक्षत शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अखत, या ऑप्शन सी अक्षत, या ऑप्शन डी अक्षत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अक्षत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो प्रश्न क्रमांक 50 जो है ना उसमें केवल आप लोगों को ये बताना था कि ये जो अक्षत जो शब्द है ना उसका तद्भव रूप क्या होगा, केवल ये बताना था। ये आप लोगों को जो प्रश्न है वो घुमा करके दिया था। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप लोगों को ना ये जो तत्सम है उसका परिभाषा दिया था, उसके बाद तद्भव का परिभाषा दे दिया था और परिभाषा देने के बाद पूछ दिया था ये अक्षत जो शब्द है ना उसका तद्भव रूप क्या होगा। तो डायरेक्टली अगर मैं बताऊँ ना कि अक्षत शब्द का तद्भव क्या होगा तो अक्षत जो शब्द है उसका तद्भव जो होगा वो अक्षत हो जाता है। क्या? तो ये जो छा जो आएगा ना ये वाला ना वो आप लोगों का संस्कृत का शब्द होता है, लेकिन अगर ये जो छा आएगा बदला हुआ रूप ना वो तद्भव रूप में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए शब्द में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए निरोध, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी निरत, या ऑप्शन डी निग्रह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए निरोध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बोला है जी। तो उपसर्ग जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए निरोध जो है ना उसमें किसी भी प्रकार से उपसर्ग नहीं लगा। अब ये मत सोचिएगा कि नी अलग निकाल दूंगा उसके बाद रोध कर दूंगा तो निरोध हो जाएगा। तो इसमें ना किसी भी प्रकार से उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराता ही है, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस दृष्टि से वो कभी बूढ़ा न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आप लोगों को केवल बताना है कि जो कभी बूढ़ा ना हो इसे एक शब्द में क्या कहते हैं, केवल ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए अमर, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अतुल या ऑप्शन डी अजर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अजर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अगर प्रश्न क्रमांक 52 को पढ़ोगे ना तो इसमें केवल घुमा करके आप लोगों को एक शब्द का आंसर देना, मतलब एक लाइन का, जो कभी बूढ़ा ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये सारा की सारा आप लोगों को ना घुमाने के लिए दिया जाता है। तो मेन बात ना आप लोगों को पॉइंट को पकड़ना होता है जो एक्चुअल में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अजर ही ना बोलेंगे। जी हाँ, जो कभी बूढ़ा ना हो मतलब हमेशा जवान रहे वो अजर कहलाता है। और अमर का मतलब आप तो जानते हो, जो कभी मरे मत। सर्वज्ञ का मतलब भी आप लोग जानते हैं, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए लिखने की गलतियां बच्चों से सीखने की प्राकृतिक हिस्सा है, ऑप्शन बी लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता, ऑप्शन सी शिक्षक बच्चों के कामों में ठीक से जांच नहीं करते, या ऑप्शन डी बच्चे लिखने में उदासीन होते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लिखने की गलतियां बच्चों की सीखने की प्राकृतिक हिस्सा है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि एक जो बच्चा है वो लिखने में गलतियां करेगा तभी ना अच्छे से सीख पाएंगे। जी हाँ, और जितने भी बच्चे होते हैं लिखने में गलतियाँ करते हैं और ये उनका ना प्राकृतिक हिस्सा होता है उसके लिखने का, उसके सीखने के तरीके का, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़िए। मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। ऑप्शन ए बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, ऑप्शन बी बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़े, ऑप्शन सी बच्चों की कमियों को जानना, या ऑप्शन डी समाज के अक्षम शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बच्चों की कमियों को जानना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। तो एक जो मूल्यांकन लेते हैं मतलब बार बार हम लोग टेस्ट वगैरह जो लेते हैं ना, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, चाहे वो 2 महीने में 3 महीने में हो, तो ये जो मूल्यांकन लेने का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, बच्चों की कमियों को जानना। मतलब अगर मैं एक शिक्षक के रूप में अगर बच्चों को पढ़ाया हूँ एक हफ्ते में, तो उस एक हफ्ते में जो बच्चा है वो क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, बच्चों में क्या कमियाँ मैं मूल्यांकन के द्वारा ही ना बता सकता हूँ हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यान से पढ़िए। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन ए 6-7 माह में, ऑप्शन बी 2-3 वर्ष में, ऑप्शन सी 8-10 माह में, या ऑप्शन डी 4 वर्ष में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 6-7 माह में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक जो छोटा सा जो बालक है ना वो 6-7 माह के भीतर में ही ना जो बालक है वो ना किसी भी प्रकार के ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देते हैं 6-7 माह की उम्र में, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ना हिंदी में ना हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन है जी। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये बाल विकास का क्वेश्चन हो सकता है। ये जो है ना हिंदी पैडागोजी के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये आंसर पूछा गया, मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन सी बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, या ऑप्शन डी विराम चिन्ह का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब यह है कि पहली से पाँचवीं का जो कक्षा है ना, उसमें भाषा शिक्षण, भाषा को पढ़ाने के लिए, भाषा को पढ़ने के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो बच्चों को ना भाषा को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए ना कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करना महत्वपूर्ण हो जाता है एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप लोग निर्देश दिया उसको ध्यान से पढ़ो। दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले ये जो दिया उसको ध्यान से पढ़ो। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए लुप्त ह्रास्व, ऑप्शन बी ह्रास्व लुप्त, ऑप्शन सी ह्रास्व दीर्घ, या ऑप्शन डी दीर्घ लुप्त। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ह्रास्व लुप्त करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। तो ये जो स्वर है ना वो ह्रास्व सबसे पहला होगा। जैसे कि बोलोगे ना, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, मतलब ह्रास्व स्वर के उच्चारण में ना लगभग 3 गुना समय लगता है, और उन्हें क्या कहते हैं, कौन सा स्वर कहते हैं? तो लुप्त स्वर कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ ऊ प वर्ग वर्ण उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी नासिका, या ऑप्शन डी दंत। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 58 को पढ़ोगे ना, तो इसमें केवल आप लोगों को ये ध्यान देना था, ये जो उ जो वर्ण है वो, और उसके अलावा ये उ और ये पा, तो ये जो वर्ण है ना वो कौन सा उच्चारण स्थान में आता है ये बोला है। और मैंने आप लोगों को शुरुआती में ना 8-10 क्लास लिए हूँ, उसमें शुरुआती में आप लोगों को बताया था ना कि कौन सा वर्ण कहाँ कहाँ इसका उच्चारण स्थान होता है। आप लोगों को एक चीज़ याद रखने के लिए बोला था ना, क च ट तप वाला। सबसे पहला क च ट और ता, और लास्ट में फिर प वाला जो बात बताया था ना आप लोगों को, क से कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ वाला। तो क से क ख ग घ अंगा कंठव्य में हो जाएगा, च छ ज झ यहाँ तालव्य में हो जाएगा, ट ठ ड ढ अड़ा मूर्धन्य में आ जाएगा, त थ द ध न दंतव्य में आ जाएगा, और प फ ब भ म ओष्ठ में आ जाएगा। और प वर्ण का उच्चारण पूछा है ना, ये देखो सिर्फ एक वाला, तो इसको बस देखते तो आप लोग आराम से आंसर ले सकते थे। ठीक है, कि ओष्ठ इसमें करेक्ट हो जाएगा बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं देखे होंगे ना तो मेरा पहला दूसरा क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा विशेषण विशेष से इसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा विशेषण विशेष इसके आधार पर सही विकल्प चुने बोला है ना, तो पीताम्बर अर्थात क्या होता है, पीला कपड़ा होता है। मतलब ये है ना कि ये जो शब्द है ना वो साधारण अर्थ ना दे करके ना विशेष अर्थ को प्रकट करता है ना, उसे हम लोग क्या लेंगे, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 60 को ध्यान से पढ़िए। माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, या ऑप्शन डी कारण कारक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करण कारक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो जो शब्द साधन की क्रिया को प्रकट करता है उसे करण कारक ही ना कहेंगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।